सोचिए एक तस्वीर, सियालकोट से गुजरावाला तक एक के बाद एक ट्रक चलते जा रहे हैं। हर ट्रक के ऊपर एक भारी तोप लगी है और ये कोई पुरानी जर्जर तोप नहीं है। ये है चाइनीज मेड SH-15, वही तोप जो कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस्तेमाल हुई थी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इनमें से 250 तोपें इंडिया से लगती बॉर्डर पर क्यों तैनात कर दी है और क्या इंडिया के पास इसका कोई जवाब है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस नई आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट की पूरी डिटेल्स, इसके पीछे की वजह और इस पूरे मामले का इंडिया पाकिस्तान टेंशन पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी इंडिया से लगती बॉर्डर के कई सेक्टर्स में 250 SH-15 व्हील सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवित्जर्स तैनात कर दी है। ये तोपें खास तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जटान जैसे इलाकों में देखी गई है। ये वो जगहें हैं जो सीधे इंडिया के पंजाब सेक्टर से लगती है, यानी स्ट्रैटेजिकली ये बेहद सेंसिटिव लोकेशंस हैं। अब बात करते हैं SH-15 की। ये तोप बनी है चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी नॉरिनको की और चाइना आर्मी में इसे PCL 181 के नाम से जाना जाता है। ये है 155 mm 52 कैलिबर व्हील्ड आर्टिलरी सिस्टम, यानी एक भारी तोप जो एक 6x6 ट्रक चेसिस पर लगती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मोबिलिटी। ये रोड पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चल सकती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंच सकती है। पाकिस्तान ने इन तोपों का ऑर्डर 2019 में ही दे दिया था, कुल 236 यूनिट्स का। इनकी डिलीवरी 2022 में शुरू हुई और 2023 में और खेप आई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तोपों को अब जाकर इतने बड़े स्तर पर इंडिया फेसिंग सेक्टर में तैनात किया जा रहा है और ये टाइमिंग किसी कोइंसिडेंस जैसी बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि SH-15 तोपों का इस्तेमाल खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ था, यानी मई 2025 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक किए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान इन तोपों को अपने ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में इस्तेमाल कर चुका है। अब जो नई डिप्लॉयमेंट हो रही है वो असल में उसी अनुभव का नतीजा लगती है। पाकिस्तान अपनी लॉन्ग रेंज और तेजी से मूव करने वाली आर्टिलरी कैपेबिलिटी को और मजबूत कर रहा है। अब सवाल ये है कि दूसरी तरफ इंडिया की स्थिति क्या है। यहीं पर एक दिलचस्प गैप सामने आता है। फिलहाल इंडियन आर्मी के पास SH-15 जैसा कोई व्हील सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी मोबिलिटी के मामले में इस स्पेसिफिक कैटेगरी में इंडिया के पास सीधा इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा। DRDO और इंडियन आर्मी मिलकर एक इंडिजिनस माउंटेड गन सिस्टम बना रहे हैं जो ATAGS प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो पहले से ही इंडिया की टोड आर्टिलरी का एक अहम हिस्सा है। इस प्लेटफॉर्म को व्हील्ड मोबाइल वर्जन में ढालने का काम चल रहा है। इनिशियल फायरिंग ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये प्रोग्राम अभी शुरुआती स्टेज में ही है और ऑपरेशनल होने में अभी वक्त लगेगा। तो सीधी भाषा में कहे, इस स्पेसिफिक व्हील्ड मोबिलिटी कैटेगरी में पाकिस्तान के पास आगे बढ़त है, लेकिन ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि ओवरऑल आर्टिलरी स्ट्रेंथ, हथियारों की रेंज और टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देशों के बीच का पूरा कंपैरिजन सिर्फ एक ही सिस्टम से तय नहीं होता। और यहीं से समझ आती है वो चीज जिसे एक्सपर्ट आर्टिलरी राइवलरी कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देश लगातार अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं। इंडिया ने भी अपनी तरफ से सैकड़ों नई आर्टिलरी गन्स का ऑर्डर दिया है, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान की एक तरफा तैयारी नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से एक तरह की होड़ चल रही है, जहां हर देश अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने में लगा है। और अब आते हैं इस डिप्लॉयमेंट के एक और अहम पहलू पर, चाइना का एंगल। SH-15 कोई मामूली तोप नहीं है, ये सीधे चाइना की देन है और इसकी पोजीशनिंग सिर्फ मिलिट्री रीइंफोर्समेंट नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक संदेश भी है। ये दिखाता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पार्टनरशिप कितनी गहरी है और पाकिस्तान किस हद तक अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए बीजिंग पर निर्भर है। इसके अलावा एक टैक्टिकल पहलू भी समझना जरूरी है। ये तोपें ट्रक माउंटेड है, यानी इन्हें एक जगह फिक्स करके नहीं रखा जाता। एक्सपर्ट इसे शूट एंड स्कूट टैक्टिक कहते हैं। तोप एक जगह से फायर करती है और फौरन दूसरी जगह मूव कर जाती है ताकि उसे लोकेट करना और काउंटर करना मुश्किल हो जाए। आजकल मॉडर्न सर्विलेंस ड्रोन से बैटलफील्ड की लाइव पिक्चर मिलती है, इसीलिए भले ही एक तोप को डिटेक्ट किया जा सकता हो, लेकिन उसकी तेज मोबिलिटी काउंटर रिस्पॉन्स को उतना ही मुश्किल बना देती है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब कोई नया टकराव होने वाला है? इस पर मैं साफ कर देना चाहूंगी, फिलहाल जो जानकारी सामने है वो सिर्फ एक आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट की है। किसी इमिनेंट वॉर की कोई पुष्टि नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच जो गार्डरेल्स पहले क्राइसिस को कंट्रोल में रखते थे वो पहले जितने मजबूत नहीं रहे। एनालिस्ट मानते हैं कि अगली कोई भी फ्लेयर अप, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तेजी से बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि दोनों तरफ पेशेंस पहले से कम हो चुका है। लेकिन इस डिप्लॉयमेंट को सिर्फ एक तैयारी के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा, ना कि किसी तुरंत होने वाले टकराव के संकेत के तौर पर। पाकिस्तान अपनी कन्वेंशनल डिसएडवांटेज को आर्टिलरी की मदद से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी फ्यूचर कन्फ्रंटेशन में उसका फ्रंट उतना कमजोर ना पड़े जितना पहले था। एक और चीज जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाती है वो है पाकिस्तान के अंदर की इकोनॉमिक रियलिटी। एक तरफ देश IMF के साथ बातचीत में उलझा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मिलिटेंट एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ऐसे हालात में इतनी बड़ी संख्या में महंगी आर्टिलरी का इंपोर्ट करना ये दिखाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री प्रायोरिटीज कहाँ टिकी है। दूसरी तरफ इसका रीजनल असर भी देखना जरूरी है। जब भी इस तरह की भारी मिलिट्री हार्डवेयर की तैनाती होती है, आसपास के देश और ग्लोबल पावर्स भी इस पर नजर रखने लगते हैं, खासकर वो देश जो साउथ एशिया की स्टेबिलिटी में दिलचस्प रखते हैं, जैसे US और गल्फ कंट्रीज। इतिहास बताता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती है, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए रिस्ट्रेंट की अपील शुरू हो जाती है, भले ही जमीन पर हालात इतने गंभीर ना हो। एक और पहलू है कंपैरिजन का। भले ही SS-15 कैटेगरी में इंडिया के पास सीधा जवाब अभी ना हो, लेकिन इंडिया की ओवरऑल आर्टिलरी स्ट्रेंथ, K9 वज्र जैसे सिस्टम्स और अपने खुद के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, ये सारी चीजें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती है। यानी सिर्फ एक सिस्टम को देखकर पूरी मिलिट्री बैलेंस का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर तब साफ होगी जब हम ओवरऑल कैपेबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम और दोनों देशों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग को एक साथ देखेंगे। अब जरा इतिहास में झांकते हैं, क्योंकि ये आर्टिलरी रेस कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों में भी जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी है, दोनों तरफ से इसी तरह की मिलिट्री बिल्डअप देखने को मिली है, चाहे वो 1999 का कारगिल था या 2019 का बालाकोट के बाद वाला दौर। हर बार पैटर्न लगभग एक जैसा रहा है। एक बड़ी घटना, उसके बाद दोनों तरफ से हथियारों की तैनाती और फिर कुछ महीनों तक टेंशन बना रहना बिना किसी बड़े टकराव के। इसीलिए एक्सपर्ट इसे डिटेरेंस साइकिल भी कहते हैं, जहां हर तरफ अपनी ताकत दिखाकर दूसरे को रोकने की कोशिश करता है, ना कि सीधे हमला करने की तैयारी। लेकिन इस बार फर्क ये है कि पहले जो गार्डरेल्स मौजूद थे, जैसे बैक चैनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल मीडिएटर्स का सक्रिय रोल, वो अब पहले जितने मजबूत नजर नहीं आते। US इंडिया रिलेशन में जो हाल में तनाव आया है, उसने भी इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि हिस्टोरिकली अमेरिका ने कई बार क्राइसिस के दौरान दोनों देशों के बीच रिस्ट्रेंट बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। अब सवाल ये है कि अगर भविष्य में कोई नया फ्लैश पॉइंट आता है, तो क्या उतनी ही तेजी से डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो पाएगा जितना पहले होता था। फिर भी दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। इसका असर अब दोनों देशों की लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्लानिंग में साफ दिखने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी को अपग्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ाने में लगा है, और ये होड़ आने वाले सालों में दोनों देशों की मिलिट्री बैलेंस को नए सिरे से तय करेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ये आर्टिलरी बिल्डअप सिर्फ एक डिफेंसिव तैयारी है, या फिर ये किसी बड़े टकराव की जमीन तैयारी कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी वीडियोस पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठक को देखते रहिए। धन्यवाद।